हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करते हैं स्टैक। देखते हैं स्टैक क्या होता है और स्टैक की कौन कौन सी मेथड्स होती हैं जिनके द्वारा हम डेटा को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। स्टैक को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि स्टैक क्या होता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डेटा के रिप्रेजेंटेशन के विषय में बताता है। मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर हम डेटा रिप्रेजेंटेशन की डिफरेंट मेथड्स पढ़ते हैं। डेटा को रिप्रेजेंट करने की डिफरेंट मेथड्स होती हैं, डेटा को सर्चिंग करने की मेथड्स होती हैं, डेटा को सॉर्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम डेटा को दो तरीके से रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, या डेटा रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके होते हैं। पहला रिप्रेजेंटेशन जिसको बोला जाता है लीनियर डेटा रिप्रेजेंटेशन, सेकंड होता है नॉन लीनियर डेटा रिप्रेजेंटेशन। लीनियर डेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जहां पर डेटा को सीक्वेंसली रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब डेटा को स्टोर करने का, इंसर्ट करने का या डिलीट करने का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, उसको सीक्वेंशियल डेटा रिप्रेजेंटेशन या लीनियर डेटा रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। लीनियर डेटा रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करने के जितने भी तरीके होते हैं उनमें इंडेक्सिंग होती है। मतलब जितने भी मेमोरी ब्लॉक्स क्रिएट होंगे जहां पर हमें डेटा को स्टोर करना है, हर मेमोरी ब्लॉक का एक इंडेक्स नंबर होता है और वो सीक्वेंशियल होता है, इसलिए इसको लीनियर डेटा रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे सबसे पहले स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट या सिर्फ लिस्ट। दीज ऑल आर द लीनियर डेटा रिप्रेजेंटेशन। इसके अंतर्गत जो डेटा को स्टोर करने का तरीका होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, वो सीक्वेंशियली होता है। तो हम बोल सकते हैं दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर डेटा रिप्रेजेंटेशन या लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसके जस्ट अपोजिट नॉन लीनियर डेटा रिप्रेजेंटेशन में कोई सीक्वेंस नहीं होता, यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं होती है, डेटा को रिप्रेजेंट करने का, स्टोर करने का कोई सीक्वेंशियल वे नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन लीनियर रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल जैसे हम ट्री की बात करते हैं कि ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा नॉन लीनियर रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा नॉन लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहलाता है। स्टैक लीनियर डेटा रिप्रेजेंटेशन है या डेटा स्ट्रक्चर का एक ऐसा पार्ट है जिसमें डेटा को लीनियर रिप्रेजेंट करने के लिए, लीनियर या सिक्वेंशली इंसर्ट करने या डिलीट करने के लिए एक मेथड होती है जिसको लीफो मेथड बोला जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी आपके। तो ये आपका लीनियर डेटा रिप्रेजेंटेशन को बताता है। अब इसकी डेफिनेशन अगर यहाँ पर लिखी जाए कि स्टैक बेसिकली होता है क्या है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि स्टैक इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर या लीनियर डेटा रिप्रेजेंटेशन दैट ऑलवेज फॉलो लीफो सिस्टम। स्टैक के अंतर्गत सीक्वेंशियल वे में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो लीफो कॉन्सेप्ट कहलाता है, या इसकी जो मेथड होती है उसको लीफो मेथड बोला जाता है। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स जो एलिमेंट आप सबसे लास्ट में इंसर्ट करेंगे उस एलिमेंट को सबसे पहले डिलीट किया जाएगा, मतलब सबसे पहले उसको आउटपुट के लिए यूज़ किया जाएगा। ये जो मेथड होती है इसको लीफो मेथड बोला जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि लीफो सिस्टम का मतलब क्या होता है या स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर होता है, उसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि हम कोई पार्टी अटेंड करने के लिए जाते हैं या शादी अटेंड करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर खाने की जो प्लेट्स रखी रहती हैं, उन प्लेट्स को अगर आप देखेंगे तो प्लेट्स सीक्वेंशली रखी रहती हैं, एक के ऊपर एक रखी हुई है, मतलब वो सीक्वेंशली रखी हुई हैं। हर प्लेट का इंडेक्सिंग होती है, मतलब हर प्लेट्स का एक नंबर होता है, नंबर 1 की प्लेट, सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट, लास्ट वाली प्लेट, तो हर एक की एक इंडेक्सिंग होती है। तो इंडेक्सिंग होती है मतलब प्लेट्स का जो सीक्वेंस है वो क्या हो गया, लीनियर हो गया। मतलब ये जो स्ट्रक्चर हो गया वो कौन सा हो गया, आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पर
प्लेट्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहली वाली जो प्लेट आपने रखी होगी वो सबसे नीचे चली जाती है और सबसे लास्ट में जो प्लेट आपने रखी है वो सबसे ऊपर चली जाती है। ठीक है, सबसे लास्ट में जिस प्लेट को आपने रखा है वो प्लेट जब हम उसको यूज़ करेंगे तो उस प्लेट को सबसे पहले एक्सेस किया जाएगा। क्लियर? मतलब लास्ट में जो प्लेट आपने रखी है उस प्लेट को सबसे पहले यूज किया जाएगा। प्लेट को रखने का मतलब क्या हुआ? इंसर्ट करना। प्लेट को यूज करने का मतलब क्या हुआ? डिलीट करना। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुई, ये जो मेथड हुई वो लीफो मेथड कहलाएगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जिस एलिमेंट को आपने सबसे लास्ट में इंसर्ट किया है, जब आप उसको यूज करेंगे या डिलीट करेंगे तो उसको सबसे पहले आपको डिलीट करना पड़ेगा और सबसे पहले जिस एलिमेंट को आपने इंसर्ट किया होगा उसको आप सबसे लास्ट में यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लास्ट एलिमेंट के सीक्वेंस से देखेंगे तो स्टैक जो होता है वो लीफो सिस्टम को फॉलो करता है। मतलब जब हम इस मेथड के अंतर्गत या इस प्रोसेस के अंतर्गत मेमोरी के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं तो वो आपका लीफो सिस्टम कहलाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड कि स्टैक का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो लीफो सिस्टम का मतलब क्या होता है, यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम यहां पर देखते हैं स्टैक मेथड्स। स्टैक में कौन कौन सी मेथड्स होती हैं। सबसे पहली मेथड होती है पुश मेथड। पुश का मतलब होता है डेटा को इंसर्ट करना। जब हम स्टैक के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत डेटा को इंसर्ट करते हैं तो उस मेथड को पुश मेथड बोला जाता है। और सेकंड मेथड होती है पॉप मेथड। पॉप का मतलब होता है डेटा को डिलीट करना। अगर मुझे जब स्टैक के अंतर्गत जो डेटा आपने स्टोर किया उसको आपको डिलीट करना है तो उस मेथड को हम क्या बोलेंगे? पॉप मेथड बोलेंगे। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करें, सी, C++, जावा या पाइथन में, तो हम इंसर्ट नाम से मेथड क्रिएट नहीं करेंगे, ना ही हम डिलीट नाम से मेथड क्रिएट करेंगे। आप जो मेथड्स क्रिएट करेंगे वो पुश और पॉप मेथड्स, पुश और पॉप के नाम से ही क्रिएट होगी। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उसमें इंसर्ट के प्लेस पर पुश मिलेगा आपके लिए और डिलीट के प्लेस पर आपको पॉप मिलेगा। अगर इंसर्ट पुश लिखा हुआ है मतलब आपको समझना है कि इंसर्ट मेथड इंप्लीमेंट करना है, और पॉप लिखा हुआ है मतलब आप समझेंगे कि डिलीट मेथड आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, अब हमें समझना है कि ये जो पुश मेथड है उसका क्या कॉन्सेप्ट है। डेटा को स्टैक के अंतर्गत डेटा को इंप्लीमेंट करना है, इंसर्ट करना है मतलब पुश करना है तो उसका क्या लॉजिक होता है, और डेटा को डिलीट करना है उसका क्या लॉजिक होता है, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टैक की टर्मिनोलॉजी कि स्टैक के अंदर पुश या पॉप करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं या क्या क्या टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज़ होती है, उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टैक पर कोई भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, यहाँ पर कुछ पॉइंटर वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं जिनमें सबसे पहला होता है टॉप। टॉप एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल्स है जिसका जो हमेशा स्टैक के लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। लास्ट एलिमेंट को, या आप बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ लास्ट एलिमेंट पॉइंट करता है। ठीक है, एलिमेंट को क्या करेगा? पॉइंट करेगा। तो टॉप डेटा स्ट्रक्चर की लैंग्वेज के अंतर्गत, डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत टॉप एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल है जो स्टैक के अंदर लास्ट एलिमेंट की पोजीशन को बताएगा। मतलब जो सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट स्टैक के अंदर आप इंसर्ट कर चुके हैं उसकी पोजीशन बताएगा, उसके विषय में बताएगा कि वो स्टैक में किस इंडेक्स नंबर पर है या किस पोजीशन पर है। जब भी हमें स्टैक के अंदर एलिमेंट इंसर्ट करना है, मतलब पुश करना है या एलिमेंट को पॉप करना है, आपको हमेशा टॉप पर ही काम करना है। इंसर्ट करने के लिए टॉप को इंक्रीज किया जाता है और डिलीट करने के लिए टॉप को माइनस किया जाता है, मतलब डिक्रीज किया जाता है, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉप एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, इसके बिना हम इंसर्ट या डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल होता है जिसको मैक्स बोला जाता है। मैक्स मतलब एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल जो लिमिट ऑफ स्टैक को रिप्रेजेंट करता है। मतलब स्टैक आपका जो मेमोरी ब्लॉक है, स्टैक नाम से आपने स्टेप के अंतर्गत जो आपने मेमोरी ब्लॉक क्रिएट किया है उसकी लिमिट क्या है, उसके अंदर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इंसर्ट कर सकते हैं वो आपका मैक्स बताएगा। मतलब मैक्स से ज़्यादा, मतलब लिमिट से ज़्यादा एलिमेंट हम इंसर्ट नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल लिया जाता है जो लिमिट ऑफ स्टैक बताता है, उसको हम बोलते हैं मैक्स। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको डिस्कस करना है। डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत डेटा को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है।
डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत डेटा को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या हम बोल सकते हैं कि दो तरीके से हम स्टैक क्यू को क्रिएट कर सकते हैं। चाहे वो स्टैक का कॉन्सेप्ट हो या क्यू का कॉन्सेप्ट हो, उसको दो तरीके से क्रिएट किया जाता है। सबसे पहला होता है स्टैटिक वे में क्रिएट करना, और सेकेंड होता है डायनेमिक वे में क्रिएट करना। स्टैटिक वे में स्टैक को क्रिएट करने का या स्टैटिक वे में क्यू को क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपके नंबर ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स जो हैं वो फिक्स रहेंगे। ध्यान रखना इस चीज के लिए, स्टैटिक वे में स्टैक को क्रिएट करने का मतलब हुआ कि आपके नंबर ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स जो हैं यहां पर वो आपके क्या है, फिक्स हैं, और जो फिक्स मेमोरी ब्लॉक है उससे ज़्यादा एलिमेंट हम यहाँ पर इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि डायनेमिक वे में नंबर ऑफ मेमोरी ब्लॉक पहले से फिक्स नहीं होते हैं। जब हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो आपको डायनेमिकली वहाँ पर मेमोरी ब्लॉक्स को क्रिएट करना है। मतलब रन टाइम पर जब हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है उसी समय हम मेमोरी ब्लॉक्स क्रिएट होगा और उसके अंदर हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। ये डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टैटिक वे में डेटा को रिप्रेजेंट करने की, मतलब स्टैक का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपके नंबर ऑफ मेमोरी ब्लॉक फिक्स हैं। तो जब नंबर ऑफ मेमोरी ब्लॉक फिक्स हैं तो यहाँ पर मैक्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन होता है और डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ये हर चीज़ का होता है। ठीक है ना। लिंक लिस्ट जहाँ पर हमने अभी बोला था मैंने लिंक लिस्ट होता है, तो लिंक लिस्ट जो होता है वो डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन को बताता है। आगे हम जब एडवांस लेवल पर डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि लिंक लिस्ट बेसिकली डायनेमिकली कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। चलिए अब देखते हैं पुश मेथड या डेटा को इंसर्ट करना या पुश मेथड, पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टैक के अंतर्गत। पुश मेथड या पुश ऑपरेशन बोल सकते हैं। मान के चलते हैं ये आपका स्टैक है, मतलब मेमोरी ब्लॉक्स हैं जिसमें हमें डेटा को इंसर्ट करना है। पुश करना मतलब इंसर्ट करना, तो डेटा को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर आपने लिया ये जो फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक होगा इसका इंडेक्स नंबर 0, सेकंड का 1, थर्ड का 2, इस हिसाब से यहाँ पर n-1 मेमोरी ब्लॉक्स हैं। ठीक है। तो n-1 मेमोरी ब्लॉक्स हैं, मतलब n-1 ये लास्ट वाला जो मेमोरी ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट हो जाएगी कि इतने नंबर ऑफ एलिमेंट आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्स की पोजीशन क्या होगी, लास्ट मेमोरी ब्लॉक। मैक्स की पोजीशन क्या होगी आपकी, लास्ट मेमोरी ब्लॉक। टॉप की पोजीशन क्या होगी, वो डिपेंड करता है कि स्टैक आपका एम्प्टी स्टैक है या स्टैक के अंदर पहले से कोई एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट्स को इंसर्ट करने से पहले आपको टॉप की पोजीशन देखनी पड़ेगी। तो टॉप की जो पोजीशन है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग हम नए एलिमेंट को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। ठीक है। क्लियर। टॉप की पोजीशन क्या हो सकती है, पहले उसको समझ लेते हैं यहाँ पर कि स्टैक आपका जो है इसमें टॉप की पोजीशन बाय डिफॉल्ट क्या हो सकती है। देखिए इस चीज़ को समझते हैं। यदि टॉप की पोजीशन नंबर 1, यदि स्टैक आपका एम्प्टी है, इफ स्टैक इज इक्वल टू नल, एम्प्टी स्टैक है। एम्प्टी स्टैक है इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो टॉप है वो टॉप आपका कहाँ पर रहेगा, नल पर रहेगा। टॉप कहाँ पर रहेगा, नल पर रहेगा। इस कंडीशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ टॉप इज इक्वल टू नल, मतलब यदि टॉप की पोजीशन नल पर है, कहीं कहीं पर इसको -1 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप कोई बुक ओपन करेंगे तो उसमें -1 भी लिखा हुआ है। तो दोनों का एक ही मतलब होता है यहाँ पर कि अगर टॉप की जो पोजीशन है वो नल है या -1 पर है तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि स्टैक जो है आपका वो एम्प्टी स्टैक है। क्लियर है। तो एम्प्टी स्टैक है मतलब स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। इस चीज़ को आप समझ लेना। यहाँ पर सेकेंड पोजीशन क्या होती है कि अगर आपका जो स्टैक है, आपका जो टॉप है वो आपका मैक्स के इक्वल है। टॉप अगर मैक्स के इक्वल हो जाता है तो वहां पर स्टैक को क्या बोलेंगे आप, स्टैक आपका फुल है। ठीक है। स्टैक क्या है आपका,
फुल हो जाता है। ये दो कंडीशन आप ध्यान रखना, जब हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इन दोनों को कहीं ना कहीं पर इंप्लीमेंट किया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि एम्प्टी स्टैक की कंडीशन क्या होगी, तो एम्प्टी स्टैक की कंडीशन होती है कि यदि टॉप आपका नल पर है तो स्टैक आपका एम्प्टी होगा। फुल स्टैक की कंडीशन क्या होगी, जब आपका टॉप मैक्स के इक्वल होगा तो स्टैक आपका फुल है, क्योंकि टॉप लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और टॉप यदि मैक्स पर है तो लास्ट एलिमेंट जो एलिमेंट है आपका वो लास्ट पोजीशन पर है, तो स्टैक क्या हो जाएगा आपका फुल हो जाएगा। ठीक है, इसको अंडरफ्लो और ओवरफ्लो भी बोला जाता है। स्टैक जब आपका नल होता है तो उस सिचुएशन को अंडरफ्लो बोला जाता है। अंडरफ्लो की जो कंडीशन होती है वो एलिमेंट्स को डिलीट करते समय अप्लाई की जाती है, ध्यान रखिएगा। अंडरफ्लो की जो कंडीशन है वो एलिमेंट्स को डिलीट करते समय अप्लाई की जाती है। और मैक्स टॉप जब मैक्स के इक्वल होता है तो स्टैक फुल है, इसका मतलब होता है ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो की जो कंडीशन होती है वो एलिमेंट को इंसर्ट करते समय अप्लाई होती है, देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब एलिमेंट्स को आपको इंसर्ट करना है तो आपको टॉप को सिर्फ मैक्स से कंपेयर करना है कि टॉप यदि मैक्स से कम है, टॉप की जो पोजीशन है वो मैक्स से कम है, चाहे वो कहीं पर भी हो, नल पर हो या 1 पर हो या 2 पर हो या 3 पर हो, कहीं पर भी हो, टॉप यदि मैक्स से कम है इसका मतलब ये हुआ कि स्टैक के अंदर अभी मेमोरी ब्लॉक्स हैं, स्टैक के अंदर भी स्पेस है, आप वहाँ पर एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस मेथड के लिए आपको सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई करना है यहाँ पर कि इफ टॉप इज लेस देन मैक्स। टॉप किससे छोटा है, मैक्स से छोटा है। टॉप की पोजीशन चाहे 0 पर हो, चाहे 1 पर हो, चाहे 2 पर हो, चाहे 3 पर हो, टॉप यदि मैक्स से कम है तो आपको करना क्या है, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 करना है और स्टैक जो है उस स्टैक की टॉप वाली पोजीशन पर आपको जो न्यू एलिमेंट है उसको इंसर्ट करना है। ये डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो टॉप पोजीशन पर ही एलिमेंट को इंसर्ट करना है। कंडीशन होती है टॉप मैक्स से कम है, मतलब टॉप की पोजीशन बीच में कहीं पर है, ओवरफ्लो की कंडीशन क्रिएट नहीं हो रही है, मतलब टॉप को +1 करेंगे और उस पोजीशन पर एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते हैं स्टैक आपका एम्प्टी है तो टॉप की डिफॉल्ट पोजीशन कहाँ पर रहेगी, नल पर रहेगी। आपको यहाँ पर मान के चलते हैं ए को इंसर्ट करना है, ए को इंसर्ट करना है, यहाँ पर ए आपका एलिमेंट है, इसको इंसर्ट करना है। तो आपको टॉप को कहाँ पर सेट करना पड़ेगा, 0 पर सेट करना पड़ेगा। तो टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 करेंगे तो टॉप 0 पर सेट हो जाएगा और इस पोजीशन पर आपका ए एलिमेंट आ जाएगा। जब आपको सेकंड एलिमेंट मान के चलिए बी को इंसर्ट करना है तो बी को इंसर्ट करने के लिए फिर से चेक करेंगे क्या टॉप मैक्स से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, टॉप की पोजीशन 0 पर है, मैक्स से कम है, मतलब स्टैक के अंदर अभी मेमोरी ब्लॉक खाली है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप टॉप को फिर से प्लस करेंगे, टॉप आपका यहाँ पर पहुंच जाएगा और इस पोजीशन पर हम क्या डालेंगे, बी को डालेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एलिमेंट को इंसर्ट करने का। अगर हम एलिमेंट को इंसर्ट करते जाएंगे, मान के चलते सी डाला, डी डाला और ई डाला, आपने यहाँ पर ई को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर जब इंसर्ट करेंगे तो टॉप की पोजीशन क्या हो जाएगी, मैक्स हो जाएगी। टॉप किस पोजीशन पर पहुंच जाएगा, n-1 पोजीशन पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, तो उसको हम बोल सकते हैं कि अगर टॉप मैक्स के इक्वल है मतलब हम एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। जब एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते तो वहां पर जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको ओवरफ्लो की कंडीशन बोला जाता है। ठीक है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन आप बोल सकते हैं इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स, टॉप मैक्स के इक्वल है तो आप सिंपली यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का सिंपल सा मतलब होता है कि टॉप इज इक्वल टू मैक्स मीन्स नाउ यू कैन नॉट इंसर्ट न्यू एलिमेंट इन द स्टैक, दैट इज कॉल्ड ओवरफ्लो। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है स्टैक के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करने का, बस आपको ध्यान रखना है दिस वन एंड दिस वन। अब प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे तो प्रोग्रामिंग में ये वाली कंडीशन आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, इसको हम एल्स वाले पार्ट में लिख सकते हैं। ये एल्गोरिथम फॉर्मेट कहलाता है। ठीक है ना, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये एल्गो फॉर्म कहलाता है, जिसमें हम जितनी भी कंडीशंस हो सकती हैं उन कंडीशंस को यहाँ पर देखना है कि क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, कहीं कहीं पर टॉप को बाद में इंक्रीज किया जाता है, ये चीज भी मैं आपको बता देता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमेशा टॉप पोजीशन पर एलिमेंट को इंसर्ट करना है। अब डिपेंड करता है कि आप उसको किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करते हैं, जावा में करते हैं, C++ में करते हैं या पाइथन में करते हैं, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग हम टॉप और मैक्स को डिक्लेयर करते हैं और उसके हिसाब से उसको सिंटेक्स फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर। कहीं कहीं पर टॉप को बाद में इंक्रीज किया जाता है, जैसे आप पाइथन में देखेंगे तो आपको टॉप को बाद में इंक्रीज करेंगे, पहले एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है। तो दोनों का
कॉन्सेप्ट सेम ही है कि टॉप पोजीशन पर ही एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है, टॉप पोजीशन से ही एलिमेंट्स डिलीट होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर पुश मेथड आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से एलिमेंट को इंसर्ट करना है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स को डिलीट करना, मतलब पॉप मेथड को डिस्कस करते हैं कि पॉप कैसे किया जाता है। ठीक है, पॉप मेथड का मतलब हुआ एलिमेंट्स को डिलीट करना। मतलब एलिमेंट्स को डिलीट करना। जब हम एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं तो हमेशा अंडरफ्लो की कंडीशन चेक की जाती है। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ भी आपको टॉप की पोजीशन को चेक करना है। मान के चलते हैं दिस वन इज योर स्टैक और इस स्टैक के अंदर एलिमेंट्स हैं ऑलरेडी। ठीक है, मैक्स आपका यहाँ पर है। एलिमेंट्स को डिलीट करते समय मैक्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एलिमेंट को इंसर्ट करते समय मैक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मान के चलते हैं आपने ए बी सी ये एलिमेंट्स यहाँ पर इंसर्ट ऑलरेडी हैं और टॉप यहाँ पर है। अब आपको सी पोजीशन के एलिमेंट्स को इसको मतलब टॉप पोजीशन के एलिमेंट्स को डिलीट करना है। ठीक है, तो टॉप पोजीशन के एलिमेंट्स को डिलीट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स को डिलीट करते समय मतलब पॉप मेथड को इम्प्लीमेंट करते समय टॉप को नल से कंपेयर करना है। यदि टॉप नल के इक्वल नहीं है मतलब स्टैक के अंदर एलिमेंट हैं और आप उस एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट जब आपको पुश करना है तो टॉप को मैक्स से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, इंसर्ट करते समय टॉप को मैक्स से कंपेयर करेंगे और डिलीट करते समय टॉप को नल से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो एक ही कंडीशन यहाँ पर क्रिएट होगी। आपको एलिमेंट डिलीट करना है तो सिंपली आप चेक कर सकते हैं इफ टॉप इज नॉट इक्वल टू नल। यदि टॉप नल पर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैक के अंदर एलिमेंट हैं। क्लियर, तो स्टैक के अंदर एलिमेंट है तो आपको करना क्या है कि टॉप पोजीशन के एलिमेंट्स को हटाना है, स्टैक के अंदर से हटाना है, बाहर करना है, मतलब डिलीट करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं और उस टेम्परेरी वेरिएबल में स्टैक की टॉप पोजीशन के एलिमेंट्स को हम बाहर लेंगे। लिखने का तरीका होता है, टॉप क्या है, पॉइंटर वेरिएबल हो जो पोजीशन को बता रहा है, और स्टैक क्या है, एक एरे है, मेमोरी। आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा या एरे आपने पढ़ा होगा तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर या मेमोरी ब्लॉक्स जब हम क्रिएट करते हैं तो वो एरे के फॉर्म में क्रिएट होते हैं, कंटिन्यू फॉर्म में क्रिएट होते हैं। ठीक है, और एरे के अंदर किसी भी एलिमेंट्स को जब लिखा जाता है, पोजीशन को जब बताना होता है तो इस एरे के अंदर पोजीशन इस तरीके से लिखी जाती है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। एल्गोरिथम जब आप पढ़ेंगे या प्रोग्रामिंग के अंदर एरे का कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपका ये पार्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टैक की टॉप पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसको हमने टेम्परेरी को दे दिया क्योंकि हमें इस टॉप पोजीशन के एलिमेंट को हटाना है। क्लियर, तो यहाँ पर जैसे सी को आपको हटाना है तो सी टॉप पोजीशन का एलिमेंट है तो सी को हमने यहाँ से हटाया और किसको दे दिया, एक टेम्परेरी वेरिएबल को दे दिया। क्लियर, और इसको ट्रांसफर करने का मतलब है कि हमें इस मेमोरी ब्लॉक को खाली करना है, तो इस मेमोरी ब्लॉक को खाली करने के लिए इस एलिमेंट को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए हमने उसको टेम्परेरी को दे दिया। ठीक है, अब जब आपने इस एलिमेंट को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, इस पोजीशन पर कोई एलिमेंट हम नहीं रखना चाहते तो टॉप को क्या करना पड़ेगा, आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज करने का मतलब हुआ टॉप जो है वो एक कदम नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक कदम नीचे आ जाएगा मतलब आपने ये डाला और नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे टॉप इज इक्वल टू टॉप -1। ठीक है, -1 का मतलब उस मेमोरी ब्लॉक पर अब कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो टॉप कहाँ पर सेट हो गया, आपका -1 पर सेट हो गया और सी वाला जो ब्लॉक है वो आपका यहाँ पर का एम्प्टी हो गया, खाली हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें क्लियर होगी कि जब एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो टॉप को इंक्रीज किया जाता है और मैक्स से कंपेयर किया जाता है। जब एलिमेंट्स को डिलीट करना है तो टॉप डिक्रीज होता है और नल से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। इसके जस्ट अपोजिट एक कंडीशन क्रिएट होगी कि यदि टॉप नल के इक्वल नहीं है तो आप एल्स वाले पार्ट में लिख सकते हैं यहाँ पर कि नल के इक्वल नहीं है मतलब टॉप कहाँ पर होगा, नल पर होगा। नल के इक्वल नहीं होने का मतलब है कि टॉप इज इक्वल टू नल। तो आप यहाँ पर अंडरफ्लो की कंडीशन प्रिंट करेंगे। अंडरफ्लो, अंडरफ्लो का मतलब होता है कि अब इसके अंदर एलिमेंट नहीं है, आप स्टैक आपका एम्प्टी है, आप एलिमेंट्स को डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर प्रोग्रामिंग वे में लिखना है या कंडीशन लगाकर लिखना है तो आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ टॉप इज इक्वल टू नल, टॉप यदि नल के इक्वल है देन
यहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट होगी वो आपकी अंडरफ्लो होगी, मतलब स्टैक इज एम्प्टी, देयर इज नो एनी एलिमेंट इन द स्टैक, मीन्स यू कैन नॉट डिलीट दिस वन. इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक एंड इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पुश मेथड एंड पॉप मेथड. आई होप यू अंडरस्टूड इट इन अ प्रॉपर वे. ठीक है, इसके बाद में अब हमको देखना है कि पाइथन प्रोग्रामिंग में पुश मेथड और पॉप मेथड को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. वो इसका सेकेंड पार्ट रहेगा जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक. आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में लिस्ट के द्वारा स्टैक को इंप्लीमेंट किया गया है, मतलब स्टैक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट है. तो हम लिस्ट को ही बेस मानते हुए यहाँ पर स्टैक के अंदर पुश और पॉप मेथड को डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय.